हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई तो करने लगे होगे ना। मेरी सीरीज देख रहे होगे रोज, तो तुम्हारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। रोज हम इस चैप्टर का एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप रोज उसको वॉच करो, समझो, तो आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करते हैं उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए। तो वो हमको अब देखना है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने 9 टाइप के सोल्यूशन पढ़े थे, उसमें से वन बाय वन देखना है। तो जो मेन है वो हम लोग देखेंगे। तो उसमें ये वाला है, सोल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। इस तरह के सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने सॉल्यूट ली हुई है गैस, और लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड के फॉर्म में लिया हुआ है सॉल्वेंट। जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा किसी भी लिक्विड में, तो ये इस टाइप का सोल्यूशन बनेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स जो हम लोग यूज करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना सभी लोग, कोल्ड ड्रिंक बहुत मजे ले लेके, वो कोल्ड ड्रिंक इसी तरह का सोल्यूशन है। कौन सी गैस डिसॉल्व होती है कोल्ड ड्रिंक्स में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व करते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिक्विड में, और तो इस तरह का सोल्यूशन जो है वो तैयार हो जाता है। इस तरह का गैस लिक्विड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक की जब बॉटल को ओपन किया जाता है तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलता है, एकदम झटके के साथ झाग निकलता है। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी हेनरी लॉ को यूज करके समझेंगे। आगे भी है, जस्ट बिल्कुल बता ही रही हूं, तो बने रहना चैनल पे मेरे। तो कौन सा सोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें सॉल्यूट हमने गैस लिया हुआ है और सॉल्वेंट हमने लिक्विड के फॉर्म में लिया हुआ है। इस तरह के सोल्यूशन में गैस की सॉलिबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस। कैसी गैस ली है तुमने? तुम्हें दो तरह की गैस मिल जाएगी, गैसेस दैट लिक्विफाई easily, second gases that can't liquefy easily। सिंपल वर्ड देख के ही समझ में आ रहा है, इस गैस को कूल डाउन करोगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इस गैस को कूल डाउन करोगे लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी इजीली, स्पेशल दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी तब जाकर लिक्विफाई होगी। इस तरह की गैसें होती हैं CO2, NH3, SO2, हेटेरोएटॉमिक हैं ये, और इस तरह की हैं H2O2, N2। तो ये दो तरह की गैसें हैं। अब इसमें से कौन सी गैस को डिसॉल्व करके तुमने सोल्यूशन बनाया है? यदि सोल्यूशन बनाने के लिए तुमने ये गैस ली है तो उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इजीली लिक्विफाइबल हो जा रही है, तो लिक्विड के साथ, सॉल्वेंट के साथ इजीली मिक्सअप हो जाएंगी। सेम सेम को सॉल्यूट डिसॉल्व करता है उस बेसिस पे। और यदि तुमने इस कैटेगरी की गैस ली हुई है तो फिर ये इजीली डिसॉल्व नहीं होंगी। तो इस तरह से गैस का नेचर इस सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर देखेंगे हम, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सभी लोगों ने, तुम लोगों ने अपने घर में वाटर तो बॉईल किया ही होगा, है ना? जब वाटर को बॉईल करते हो, बिल्कुल लास्ट में कैसे पानी जो होता है ऐसे ऐसे होने लग जाता है, ऊपर नीचे होने लगता है, और तेजी से उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया इसका। वो जो बबल्स निकलते रहते हैं वो क्या है? बबल के फॉर्म में वाटर में नॉर्मल टेम्परेचर में जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहती है वो निकलती चली जाती है। तो मतलब जब ठंडा था पानी तो ऑक्सीजन डिसॉल्व थी, सॉल्युबल थी, और जब हमने उसको हीट किया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तब जाकर क्या हुआ? गैस बाहर निकलने लगी। मतलब सिंपल सी बात है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, गैस उड़ जाएगी, गैस निकल जाएगी जो उस लिक्विड के अंदर थी। थर्ड फैक्टर है इसके बाद, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैस में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है प्रेशर की, तो गैस का ये जो प्रेशर है ये भी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेगा। इसके लिए हमको हेनरी लॉ पढ़ना पड़ेगा। इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, हेनरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस लॉ को दिया था, तो इस लॉ से हम इसकी सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करेंगे इसको। लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम गैस की सॉलिबिलिटी पर प्रेशर के इफेक्ट को समझने वाले हैं। तो क्या स्टेटमेंट है इसका भाई? Partial pressure of gas dissolved in solution is directly proportional to its mole fraction। मोल फ्रैक्शन मतलब उसका मास, है ना? मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो
एक्चुअली में मोल फ्रैक्शन रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल की, और नंबर ऑफ मोल मास पे डिपेंड करता है, तो अपन उसको मास समझ सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम किसी गैस को सोल्यूशन में डिजोल्व करके सोल्यूशन बना रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उस गैस का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डिजोल्व हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस गैस के प्रेशर को ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हेनरी लॉ में पढ़ रहे हैं, हम हेनरी लॉ में कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसका मास, उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा डिजोल्व होगा। बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिजोल्व इन सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिर्फ गैस का है ये, इस गैस की वजह से है, ये पार्शियल है, हाफ है, इसलिए तो इसलिए पार्शियल प्रेशर का, या सिंपल वर्ड में मैं बोलूं तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। भाई गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उसका उतना ज्यादा अमाउंट सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा। अब भी थोड़ी देर पहले जो मैं सोडा वाटर वाला एग्जांपल बताई थी उससे तुम इसको और बहुत अच्छे से समझ सकते हो। सोडा वाटर की बॉटल जब तक बंद रहती है तब तक उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा CO2 उसमें डिजोल्व रहती है। पर जैसे ही हम लोग बॉटल ओपन करते हैं प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो गैस डिजोल्व रहती है वो स्केप आउट होना शुरू हो जाती है, और इसलिए ब्रिस्क एफर्वेसेंस, बहुत तेजी से एकदम झटके के साथ झाग निकलता हुआ हमको दिखाई देता है। तो यदि हम पार्शियल प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोल फ्रैक्शन को तो हम x से रिप्रेजेंट करते ही हैं, तो लॉ से क्या हो जाएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, where P is the partial pressure of the gas and x is the mole fraction of the gas. तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा और हम एक कांस्टेंट ले लेंगे KH इंटू एक्स, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है ये एक पर्टिकुलर गैस के लिए, किसी दूसरी गैस के लिए अलग होगा, फिर किसी दूसरी गैस के लिए अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होगी, पर पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट होगी, इसलिए इसको हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ तुम देख सकते हो कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन कम करते हैं तो प्रेशर भी कम होता है, या प्रेशर कम करते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी कम होता है। तो इसलिए जब हम इनके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे किसी भी सोल्यूशन के लिए, सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमने एज अ सॉल्वेंट लिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन और उसमें गैस हमने डिसॉल्व की हुई है HCl गैस, और इस सोल्यूशन के लिए हम मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं पार्शियल प्रेशर और ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चूंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो ओरिजिन से होके जाएगी। मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा, या पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगा। ये इसको इसी स्टेटमेंट को ये यहाँ से फॉलो कर रहा है। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो आप लोग, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है और मैंने सॉल्व की हूँ इसको। N2 gas dissolved in water at 293 Kelvin. How much millimole nitrogen dissolved in 1 liter of H2O? Partial pressure of nitrogen is 0.987 bar. हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है नाइट्रोजन के लिए उस टेम्परेचर पे 76.48 किलो बार। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मच मिलीमोल, मिलीलीटर पर मोल नाइट्रोजन डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ H2O। सबसे पहले इस सोल्यूशन में हम देखें कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो नाइट्रोजन और वाटर दिखाई दे रहा है हमको। वाटर 1 लीटर दिख रहा है तो डेफिनेटली सोल्यूशन है गैस और लिक्विड का, तो वाटर जो है वो यहाँ पर सॉल्वेंट है और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर वो सॉल्यूट है। वाटर का अमाउंट 1 लीटर है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। पार्शियल प्रेशर अब भी हमने कहाँ पर पढ़ा, हेनरी लॉ में पढ़ा। इस तरह से कोरिलेट करते हुए हम फॉर्मूले डिटरमाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसलिए हम लोग हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला सीधे सीधे यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू जो है वो फिर किलो बार में यहाँ पर दी हुई है। ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर किलो बार में दी हुई है, जबकि पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है वो बार में दी हुई है। तो इसलिए इसको भी पहले हम लोग बार में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि सारी यूनिट्स सेम सिस्टम में होनी चाहिए जब भी कभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो 1 किलो बार इज इक्वल टू 1000 बार। 1 किलो बार इज इक्वल टू 1000 बार। तो इसीलिए 76 के लिए करना है, 76.48 किलो बार को चेंज करेंगे तो 1 किलो बार इज इक्वल टू 1000 बार। सो 76.48 किलो बार, 76.48 किलो बार इंटू 1000। इस तरह की जब हम लोग रिलेशन लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 76.48 इंटू 1000 मल्टीप्लाई होने के बाद ये इतना आ जाएगा।
76480 बार आ जाएगा। तो ये हमने यूनिट को सेम कर ली, पार्शियल प्रेशर और इसकी दोनों की बार में हो गई। अब पार्शियल प्रेशर है तो इसलिए हेनरी लॉ अप्लाई होगा। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, अब भी देखे थे, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। के पी की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू और के एच की वैल्यू है। तो एक्स को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन के एच। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन से मिल गई है, के एच की वैल्यू भी हमने ले ली है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵। ये जो वैल्यू आ रही है नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की, ये हेनरी लॉ से आ रही है। और एक्चुअल जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है हम उससे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स N2 कर दी क्योंकि नाइट्रोजन के लिए निकालना है। दिस वन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि फॉर्मूला होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। तो उसी से हम लोग ने जो हमारे कंपोनेंट्स थे उसको अप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन के लिए ये नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 1 लीटर के लिए फिक्स होता है उसकी मोलैरिटी से। ये कैलकुलेशन भी तुम लोगों ने सीखा होगा, नहीं सीखे होगे तो उसको बताऊंगी फिर आगे कहीं। या ध्यान रख लेना भी इसको 55.5। तो इसलिए सीधे सीधे मैंने उसको रख दी हूँ यहाँ पे वैल्यू। और ये वाली जो वैल्यू है हम लोगों ने वहां से फाइंड आउट की हुई है हेनरी लॉ से, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर रख देंगे। फिर एन की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एन की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो नीचे जाकर वो और छोटी च रहेगी, उससे इस नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम एन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर में आ गया, जबकि हमको उसको किस में निकालना है, मिली मोल में निकालना है, मोल पर मिलीलीटर में निकालना है। तो ये यहाँ पर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो इतने लीटर में कितना हो जाएगा, ये 7.16 इंटू 10⁻⁴ लीटर इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.716 मिली मोल, या फिर इसको तुम लिख सकते हो मोल पर मिलीलीटर। तो इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल है फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा कंसेप्ट भी लगा हुआ है, तो तुम उसको फाइंड आउट करके निकाल सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, तो फर्स्ट एप्लीकेशन अब भी सोडा वाटर वाला बताई थी तो वही आ जाएगा। सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं सी डाइवर्स। सी डाइवर्स के केस में, सी डाइवर्स कौन होते हैं, जो डीप सी में जाते हैं कुछ इन्वेस्टिगेशन करने, या कई लोग को आजकल शौक होता है स्कूबा डाइविंग करने का, तो एक स्पेशल टाइप का गेटअप होता है, कॉस्ट्यूम होता है, उसको पहनकर वो लोग जाते हैं। तो वो अपने साथ एक सिलेंडर टांग के लेके जाते हैं। सोचा है कभी वो सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? यदि वो बिना सिलेंडर के चले जाएं तो क्या हो, बिना सिलेंडर के चले जाएं तो चले ही जाएंगे, वो फिर वापस नहीं आ पाएंगे वहां से। तो इसलिए वो जो सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ, उसमें वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। एक्चुअली में उस सिलेंडर में अकेले ऑक्सीजन नहीं होती या एयर नहीं होती, वो एक तरह का मिक्सचर होता है। तो उस मिक्सचर में होता है 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन। डाइल्यूटेड एयर बोला जाता है इसको। तो सी डाइवर जो होते हैं, जब वो डीप सी में जाते हैं तो वो अपने साथ जो सिलेंडर लेकर जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उस सिलेंडर में वो ये मिक्सचर लेके जाते हैं, एयर लेके नहीं जाते। क्यों नहीं लेके जाते, अब ये हमारा क्वेश्चन है। सी में वो क्यों जाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, या उनको शौक है स्कूबा डाइविंग करने का, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है ना स्कूबा डाइविंग करने का। तो एक स्पेशल टाइप का गेटअप, एक स्पेशल टाइप की कॉस्ट्यूम वो पहन कर जाते हैं, उसमें एक सिलेंडर भी होता है। तो वो सिलेंडर में ये भरा हुआ होता है, एयर नहीं होती। क्यों नहीं होती एयर, जब वो डीप सी में जाते हैं तो वहां प्रेशर बहुत हाई होता है। हाई प्रेशर पर जो एयर है, नाइट्रोजन जो होती है उसमें, वो ह्यूमन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। और जब सी डाइवर बाहर आता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, ब्लिस्टर आने लगते हैं स्किन में, मोटे मोटे छाले आ जाते हैं, वोमिटिंग, नाउजिया, हेडेक, और बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसनेस और डेथ भी हो सकती है। तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। इस कंडीशन को बैंड या एनॉक्सिया कहा जाता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए वो ये वाली एयर लेकर जाता है। इसको अब हम हेनरी लॉ से समझेंगे। हेनरी लॉ में हमने ये पढ़ा कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा गैस का, उसका उतना ज़्यादा अमाउंट सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब सी डाइवर अंदर गया, प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। नाइट्रोजन हाई प्रेशर पर ह्यूमन ब्लड में डिसॉल्व होती है, तो हो गई डिसॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है उस समय तक, ठीक है, चल रहा है सब कुछ। अब जैसे ही सी डाइवर बाहर आया और रोल कॉल नाइट्रोजन का शुरू हो गया, नाइट्रोजन निकलना शुरू हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो गया। जैसे ही वो सी से बाहर आएगा,
सरफेस पे आएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो जो नाइट्रोजन डिसॉल्व हुई थी हेनरी लॉ से, अब प्रेशर कम हुआ तो वो अमाउंट कम होना है, तो वो बाहर निकलने लगेगी, स्किन से डिफ्यूज हो के वो नाइट्रोजन बाहर निकलने लगती है। और जैसे ही वो नाइट्रोजन बाहर आती है तो जो मैंने अभी सिम्टम बताई, वो सारे सिम्टम सी डाइवर की बॉडी में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसलिए वो इस मिक्सचर को अपने साथ लेकर जाता है। थर्ड एप्लीकेशन है हिली एरिया। जब हम हिल एरिया में जाते हैं, बहुत टॉप पे जाते हैं, बहुत हाई टॉप पे चले जाते हैं सी लेवल से, तो क्या सिम्टम दिखाई देते हैं? हाँफने लग जाते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। क्योंकि ऊपर जब जाते हैं हम हिल एरिया में, बहुत टॉप पे जाते हैं, माउंटेन क्लाउड चढ़ते हैं जब हम बहुत ऊपर, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होने लगता है, ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होने लग जाता है। इसलिए प्रेशर कम होने से वो हमारे ब्लड में डिजोल्व नहीं हो पाती। हेनरी लॉ, प्रेशर लो रहेगा तो गैस कम डिजोल्व होगी, और नीचे ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए नॉर्मल हम लोग रह लेते हैं। तो इसलिए वहां जाते हैं जब हम लोग, तो बहुत ज्यादा एकदम एक दूसरे एकदम लो फील करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है चुपचाप बैठ जाएं, कुछ करें ना, बिल्कुल जान निकलने जा रही है। कई लोग तो अपने साथ सिलेंडर भी लेकर जाते हैं। शौक हो तुम्हें तो जाओ भाई हिली एरिया में, घूम घाम के आओ, बड़े मजे आते हैं वहां पे जाने में भी। ये हमारा वेपर प्रेशर। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। एक बीकर ले लेते हैं। बीकर तो देखे होगे ना, लैब में जाते होगे तो वहां देखे ही होगे तुम लोगों ने बीकर। ग्लास का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, अलग अलग कैपेसिटी का। तो ये ले लिया हमने बीकर, इसमें हम वाटर ले लेते हैं, और हमने जितना वाटर लिया है ना उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, इसलिए उस बीकर में जितना उसका लेवल आ रहा है उसको मार्क कर लेते हैं कि यहां तक है करके, ठीक। और अब वाटर क्या बन रहा है यहाँ पे? सॉल्वेंट, जो कि एक लिक्विड है। लिक्विड का स्ट्रक्चर तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है। देखो, हर मटेरियल, हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, लिक्विड भी। और उसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है हर पार्टिकल के बीच रहता है, तब तो पकड़ के रखेगा उसको, नहीं तो भगने लगेंगे इधर उधर गैस के जैसे कहीं भी। तो पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उसको बाइंड अप करता है, वो होता है पर वीक होता है, सॉलिड जितना नहीं होता। तो इसलिए ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो हमने लिक्विड लिया यहाँ पर, उसमें भी इसके पार्टिकल हैं और वो कुछ ऐसे हैं, ये इमेजिन करते हैं, ऐसे ऐसे पूरे सटल हैं इस पे, और ये लेयर बाय लेयर है, ठीक है। लेयर बाय लेयर ये पार्टिकल्स हैं, और इनके बीच में, ये इधर क्लियर बनाती हूं, ये लेयर है और इनके बीच में ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जो इनको बाइंड अप करके रखा हुआ है। हम जानते हैं किसी भी तरह के अट्रैक्शन को यदि हमें ब्रेक करना है तो क्या करें? एनर्जी दे दें। एनर्जी दे देंगे, डेफिनेटली वो अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएगा। हमको ये अट्रैक्शन को ब्रेक करना है और इनको फ्री करना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तो इजीली फ्री हो जाएंगे। रूम टेम्परेचर में रखा है ये, रूम टेम्परेचर से भी इसको एनर्जी मिल जाएगी। कमरे का टेम्परेचर नॉर्मली 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता ही रहता है, तो वो एनर्जी इनको मिल जाएगी। और उस एनर्जी को लेकर जो आउटर मोस्ट लेयर के, नीचे के नहीं, आउटर मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, इसलिए ये पहले होंगे। तो आउटर मोस्ट लेयर के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ये वाले अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे। इसको हमने ना कवर भी कर दिया है, इसको ढक के रखे हुए हमने 1-2 घंटे तक रख दिए हैं। सबसे पहले हमने क्या किए, बीकर में पानी लिए, उसके लेवल को मार्क कर लिए, 2 घंटे के लिए उसको रख दिए। 2 घंटे के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका लेवल कुछ डाउन हो गया है पहले से। अब ऐसा क्यों हुआ वही हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ये जो पार्टिकल्स थे अपर मोस्ट लेयर के, उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर ब्रेक हो गया। ब्रेक हुआ तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गए? फ्री हो गए। अब भगना शुरू हो जाएंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो कहाँ है जगह? नीचे तो जा नहीं सकते क्योंकि ये सब रोके रखेंगे, ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो किस में बदल गए? गैस में बदल गए। और जब अपर मोस्ट लेयर के पार्टिकल इस तरह से गैस में बदल जाएंगे तो नीचे वाली जो लेयर है वो अपर मोस्ट बन जाएगी। इसके मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह से ब्रेक होगा, वो भी ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरह से सो ऑन प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगी। और चूंकि हमने इसको कवर करके रखा हुआ है तो ये जो मॉलिक्यूल यहाँ आ रहे हैं वो कहीं बाहर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएंगे, वो यहीं जमा होना शुरू हो जाएंगे। यही मतलब किसके ऊपर जमा होते जा रहे हैं?
ये लिक्विड का सरफेस है, मान लो यहां तक आ गया है, तो उसके ऊपर ये है लिक्विड का सरफेस, उसके ऊपर ये पार्टिकल वेपर के जमा होते चले जा रहे हैं। जमा होंगे तो उनका भार बढ़ेगा, भारी होंगे तो इसको दबाना शुरू करेंगे। जब इसको दबाएंगे इस तरह से, तो जो इस पर प्रेशर डालेंगे वही होगा वेपर प्रेशर। सिंपल। जो वेपर है वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जो प्रेशर डाल रही है, उसी को हम उसका वेपर प्रेशर कहते हैं। लिक्विड की जो भी वेपर बनती है वो उस लिक्विड के ऊपर रहती है, तुरंत वहां से कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो जब तक वो लिक्विड के ऊपर रहती है, क्योंकि वेपर भी एक तरह का मटेरियल है, तो उसका भी अपना एक मास है, वो उस लिक्विड के सरफेस पे पड़ेगा। तो जितना वो उस पर प्रेशर डालेगी वही उसका वेपर प्रेशर है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर, अभी हमने बात करें यहां पर किसके वेपर प्रेशर की, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें हमने। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करेंगे। तो फिर से बीकर लिए और अब हम इसमें ले लेंगे सॉल्यूशन। पानी नहीं लेंगे ना, सॉल्वेंट नहीं लेंगे। अब हम इसमें ले लेंगे सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन ले, नमक ले लेते हैं ना, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं। मतलब जो पानी था उसमें नमक मिलाकर ले लेते हैं, शुगर भी मिला सकते हो, जो चाहो मिला के ले सकते हो। लेके इसको मार्क कर लेंगे, कवर करके इसको भी 2 घंटे तक के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद जब हम इसको देखेंगे ढक्कन को हटाकर, तो हमको इसका लेवल थोड़ा सा कम दिखाई देगा, कुछ वाटर इवोपरेट हो जाएगा। सॉल्वेंट के केस में भी हुआ था, यहां भी होगा, लेकिन यदि दोनों को कंपेयर करें तो वहां ज्यादा लेवल डाउन हुआ था, यहां थोड़ा सा कम डाउन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तुमने क्या लिया है, सोल्यूशन लिया है, जिसमें कौन कौन से पार्टिकल हैं, सॉल्वेंट के भी पार्टिकल हैं और सॉल्यूट के भी पार्टिकल हैं। सॉल्वेंट तुमने क्या लिया है, H2O लिया है। सॉल्यूट तुमने क्या लिया है, NaCl लिया है। जो सॉल्यूट है तुम्हारा, जो सॉल्वेंट है तुम्हारा, वो तो वॉलेटाइल है, लेकिन जो तुमने सॉल्यूट लिया है वो नॉन वॉलेटाइल है। अब ये क्या है भाई, कुछ ना कुछ पीछे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीछे ही नहीं छोड़ते ना, कुछ भी चले आते हैं। वॉलेटाइल मतलब वेपराइज हो जाएगा, ये वेपराइज हो सकता है अपने आप गर्म करने से। नॉन वॉलेटाइल मीन्स वेपराइज नहीं होगा, अपने आप भी नहीं होगा, हीट करोगे तो भी नहीं होगा। हर सब्सटेंस की नेचर होता है अपना कि वो वॉलेटाइल है, वेपराइज होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्ट नहीं होगा, शुगर भी नहीं होता, तो ये नॉन वॉलेटाइल है। मतलब हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसको बनाने में हमने सॉल्यूट कैसा ऐड किया है, नॉन वॉलेटाइल ऐड किया है। तो अभी मैंने कहा कि सोल्यूशन है तो लिक्विड स्टेट में है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो लेयर बाय लेयर रहेंगे। तो यहां पर भी लेयर बाय लेयर रहेंगे। लेकिन देखो यहां मैं 2 तरह के पार्टिकल बना रही हूं, एक को मैंने लाइट कर दी हूं, एक को मैंने डार्क कर दी हूं। ये देखो अपर मोस्ट लेयर को यदि मैं इसे हाईलाइटेड करके बनाऊं, तो ये अपर मोस्ट ये वाली लेयर, इसमें मैंने कुछ पार्टिकल डार्क बनाई हूं, कुछ लाइट बनाई हूं। जो मैंने डार्क पार्टिकल बनाई हूं ना वो सॉल्यूट के हैं, और जो मैंने लाइट बनाई हूं ना वो सॉल्वेंट के हैं। तो ये तो नॉन वॉलेटाइल है और ये वॉलेटाइल है। तो रूम टेम्परेचर से एनर्जी लेकर इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होंगे। ब्रेक होने के बाद ये तो वेपराइज हो जाएंगे, पर ये नहीं होंगे। सॉल्वेंट के केस में पूरे के पूरे पार्टिकल सॉल्वेंट के वॉलेटाइल थे, तो वो सबके सब वेपराइज हो रहे थे। और यहां पर यदि अपर मोस्ट लेयर में मान लो यदि 10 मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से 5 वेपराइज होंगे, और यहां मान लो 10 थे, तो वो पूरे 10 के 10 वेपराइज होंगे। तो कहां वेपर ज्यादा बनेगी? सॉल्वेंट के केस में वेपर ज्यादा बनेगी, इस केस में वेपर कम बनेगी। और वेपर कम बनेगी तो उसका जो मास होगा वो सरफेस पे कम पड़ेगा, तो इसलिए उसका जो प्रेशर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always less than वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये कंसेप्ट इस चैप्टर की जान है। जान है मतलब हर जगह घुस जाने वाला है, ये हर टॉपिक पे घुस जाने वाला है, और कंफ्यूजन भी बहुत होने वाला है। तो समझ लो इसको, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, भूलने वाली चीज नहीं है। हाँ, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब है तब। सॉल्यूट वॉलेटाइल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट तुम नॉन वॉलेटाइल ही लोगे, तुम सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल की जगह वॉलेटाइल भी ले सकते हो। जैसे वाटर लिए एक बीकर में और 1 ml या 2 ml उसमें एथिल अल्कोहल मिला दें, एथिल अल्कोहल सॉल्यूट बन जाएगा, वाटर सॉल्वेंट बन जाएगा। यहाँ दोनों वॉलेटाइल हैं। उस केस में फिर ऐसा नहीं होने वाला, उस केस में दोनों वॉलेटाइल होंगे, तो वो भी है, तो उसको भी देखेंगे अभी आगे। अभी बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे सोल्यूशन की जिसमें हमने सॉल्यूट
नॉन वॉलेटाइल ऐड किया है। तो हमेशा ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है।